नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित शिक्षा शास्त्र से अध्याय 8 जो है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो अब हम चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न पर। तो साथ ही मैं इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी भी केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कराता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, सिमुलतला हो गया, CHS हो गया, इस तरह के विद्यालय जो है प्रवेश परीक्षा जब लेते हैं तो उसका भी मैं तैयारी कराता हूँ। और साथ ही BPSC, सीटेट, दरोगा भर्ती जो है हर चीज़ का जो है मैं तैयारी कराता हूँ। तो आइए और हमारे चैनल से जुड़िए और बेहतर तैयारी में लग जाइए। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारा एक है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। ऑप्शन 1 समूह अनुवर्ग शिक्षण, 2 निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, 3 व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण और 4 उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? 1 है उपलब्धि परीक्षण, 2 है निदानात्मक परीक्षण, 3 है उपचारात्मक शिक्षण और 4 है सूक्ष्म शिक्षण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, गणित का वह शैक्षणिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है। तो ऑप्शन 1 है व्यवहारगत उद्देश्य, 2 है सामान्य उद्देश्य, 3 है विशिष्ट उद्देश्य, 4 है प्राप्त उद्देश्य। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, प्राप्त उद्देश्य। अगला प्रश्न है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। ऑप्शन 1 आकृतियों के वर्गीकरण करने का, ऑप्शन 2 वैसी आकृतियों को खींचने का, और 3 आकृतियों की प्रशंसा करने में, और 4 है गणित परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 आकृतियों के वर्गीकरण करने का। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन 1 है लिखित कार्य, 2 है मौखिक कार्य, 3 है निदानात्मक कार्य, 4 है उपचारात्मक कार्य। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, निदानात्मक कार्य। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन 1 छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, 2 है छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, 3 है छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना और 4 है छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, 2 है उपलब्धि परीक्षण के बाद, 3 है निदानात्मक परीक्षण से पहले और 4 है उपलब्धि परीक्षण के पहले। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। अगला प्रश्न है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वे कहलाती है। ऑप्शन 1 उपलब्धि परीक्षण, 2
निष्पत्ति परीक्षण, 3 निदानात्मक परीक्षण, 4 1 व 2 दोनों। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 5 16, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1, प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं। 2, छात्र को अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करें। 3, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएं। 4, छात्र को गणना संबंधी उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दें। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? यहाँ हो जाएगा, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। ऑप्शन 1 है मंदबुद्धि परीक्षण, 2 है निदानात्मक परीक्षण, 3 है सृजनात्मक परीक्षण, 4 है विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? ऑप्शन 1 है अध्यापक व छात्र में निकट संबंध, 2 है कार्य अनुभव, 3 अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन 1 मंदबुद्धि बच्चों के लिए, 2 पिछड़े बच्चों के लिए, 3 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए और 4 उपरोक्त सभी के लिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। प्रश्न 13 है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। ऑप्शन 1 उपचार, 2 है निदान, 3 है त्रुटि, 4 है विचार। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, निदान। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, 2 पिछड़े बालकों की पहचान करना, 3 छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देश देना और 4 उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। ऑप्शन 1 है निर्देशन में, 2 है शिक्षण में, 3 है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। 1 है छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, 2 है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, 3 है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, 4 है छात्रों के हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ऑप्शन 1 है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, 2 है गणित विषय को 2 कलांश देना, 3 है छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना, 4 है गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है
4 हो जाएगा गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। ऑप्शन 1 सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। 2 है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। 3 अधिकतर सूत्रों को याद करना। 4 बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए वे अति आवश्यक है। 2 है आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। 3 है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। 4 है यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन 2 आकार किसी भी वस्तु कला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन 1 है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 2 है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। 3 है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। 4 है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। तो ऑप्शन 1 दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। 2 है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। 3 पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। 4 उन्हें अलग सा समझाने के लिए। ठीक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। 1 है प्रगति पत्रक को भरना। 2 है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। 3 है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और 4 है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धन राशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। डैश है 1 है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। 2 है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। 3 है बहुत सारे सवाल हल करना। 4 है सूचना और संप्रेषण तकनीक आईसीटी का प्रयोग करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, तो इस गतिविधि का उद्देश्य है। ऑप्शन 1, कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। 2 है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। 3 है योगात्मक आकलन करना। 4 है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। अब है 25 नंबर प्रश्न है कि कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1 है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। 2 है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। चरण 3 है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। तो इस स्थिति में शिक्षक डैश के पाठ का विकास कर रहा है। ऑप्शन 1 है परिकलन प्रक्रिया, व्यवस्था संकल्पना, संक्रिया। 2 है व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया संक्रिया। 3 है व्यवस्था संकल्पना संक्रिया परिकलन प्रक्रिया। 4 है संक्रिया व्यवस्था संकल्पना और परिकलन प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2, व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया और संक्रिया। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य है ऑप्शन 1, सभी परीक्षाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन 2, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। 3 है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। 4 है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। 1 है श्यामपट्ट का तल, 2 है जियो बोर्ड, 3 है 3D सॉलिड्स के नेट और 4 है क्यूब्स। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा जियो बोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेमी, 215 सेमी, 150 सेमी तथा 235 सेमी है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। ऑप्शन 1 है HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। 2 है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। 3 है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। 4 है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सीखी गई श्रृंखलाओं का
प्रयोग करते समय समस्याओं का समाधान समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक है दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। एक है संश्लेषण, 2 है ज्ञान, 3 है बोधन, 4 है विश्लेषण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 विश्लेषण। अगला प्रश्न है शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है। ऑप्शन 1 छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। 2 है परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। 3 है कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की। 4 है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्रचलन होगा। तो ऑप्शन 1 है केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। 2 है अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक चौड़ाई घंटा कम AM PM की संकल्पना मिनट और सेकेंड में संबंध। ठीक है। 3 है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना AM और PM की संकल्पना। 4 है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम। ठीक है। तो प्रश्न 31 है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्रचलन होगा। ऑप्शन 1 केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। 2 अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम AM PM की संकल्पना मिनट और सेकेंड में संबंध। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन है केवल अंकीय घड़ी पर पढ़ना AM और PM की संकल्पना। चौथा है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 2 अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम AM PM की संकल्पना मिनट और सेकेंड के संबंध में। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों सूत्रों और कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन 1 है समान प्रकरण से विभिन्न प्रकरण की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। 2 है समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। 3 है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता।
और 4 है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। तो ऑप्शन 1 है श्रवण स्मृति, 2 है प्रक्रिया स्मृति, 3 है दृश्य प्रक्रमण, 4 है भाषा प्रक्रमण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, दृश्य प्रक्रमण। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूह कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है। तो ऑप्शन 1 है गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना, 2 है कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, 3 है मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास, और 4 है विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास करना। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह ऑप्शन 1 विभाजनात्मक अवस्था में है, 2 उपादान अवस्था में है, 3 संक्रियात्मक अवस्था में है, 4 परिमाणात्मक अवस्था में है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।